डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 2 के मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। Atomic and ionic radii. The atomic and ionic radii of alkaline earth metals are smaller than those of corresponding alkali metals in the same period. सेम पीरियड में अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल को कंपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, पीरियड ये सेकंड ही है। थर्ड पीरियड में कौन आता है? लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम, यहाँ के मैग्नीशियम। तो मतलब सेम पीरियड में बेरिलियम लिथियम से छोटा होगा, मैग्नीशियम सोडियम से छोटा होगा, रेडियस कम हो जाता है। ये हम वैसे भी जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस कम होता है। दैट इज वाई एक रिस्पेक्टिव पीरियड में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रेडियस एल्कली मेटल्स से कम होता है। हम डाटा भी देख सकते हैं, देखो डिक्रीज होता है। देखो मेटेलिक रेडियस यहाँ कितना है? 152 लिथियम का, सोडियम का देखो सोडियम का कहाँ है? देखो 111, कम है ना। बेरिलियम का ये देख लो, सोडियम के बाद ये मैग्नीशियम का देखो 160, हाँ ये बेरिलियम है। बेरिलियम का 111 है, लिथियम से कम है ना। मैग्नीशियम का 160 है, ऊपर देखो सोडियम का 186, ज्यादा है ना ये। देखो यहाँ 227 है पोटाशियम का, इसका देखो कितना है? 197, कम है ना, कम होता है। यहाँ देखो 215 222, ऊपर रिस्पेक्टिव देखो 248 265, ऊपर वालों का ज्यादा है, ठीक है ना। ग्रुप 1 का ज्यादा है ग्रुप 2 से, क्यों ज्यादा है? दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इन दीज एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो रेडियस कम हो जाता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ आयनिक रेडियस भी कंपेयर करो, इसका 76 है लिथियम प्लस का, और इसका 31 बेरिलियम, 102 था इसका, हाँ बेरिलियम 2 प्लस का कम है। ओके, क्लियर होगी बात? फर्स्ट एटॉमिक और आयनिक रेडियस होगा। नेक्स्ट, हाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिक्रीजेस। तो नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ये पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए ट्रू है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। यहाँ देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं, ये रही, कहाँ है आयोनाइजेशन एनर्जी? ये रही ना आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो डिक्रीज हो रही है ना डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, तो दूर हो रहा है तो उसको रिमूव करना आसान है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इज इजियर टू रिमूव। फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज्यादा है एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, मतलब ग्रुप 2 वालों की ज्यादा है ग्रुप 1 के कंपैरिजन में इन सेम पीरियड। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में कम फील करता है, तो इसको रिमूव करना डिफिकल्ट है। अब हम लेकिन ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल रहे हो एक एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। देखो इसकी कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी? 520, लिथियम की 520 है ना, बेरिलियम की कितनी है? देखो 899 है ना, 899। एक और देख लेते हैं, सोडियम की कितनी है? 496। मैग्नीशियम कितनी है? 737, ज्यादा है ना ग्रुप 2 वालों की, ऐसे हर मेंबर की ज्यादा। ओके,
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव ज्यादा है इनका क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए। जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना इफेक्टिवली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल, इसलिए उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल से ज्यादा हो जाती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट ऑपोजिट है। देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यूनी पॉजिटिव आयन बन चुका है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स की सेकेंड आयोनाइजेशन ज्यादा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कम है। क्यों है ये, क्योंकि second electron in alkaline earth metal is lost easily because after losing second electron alkaline earth metals acquire stable noble gas configuration। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 3s2। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, नियॉन 10 3s1, एक और रिमूव कर दो, नियॉन 10। मतलब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो ग्रुप 2 के मेटल्स से तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। दैट इज वाई इनका रिमूवल क्या है, इलेक्ट्रॉन का, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का आसान है। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो एल्कली मेटल से तो क्या होता है, एल्कली मेटल में सोडियम क्या है, नियॉन 10 3s1। एक इलेक्ट्रॉन जब आपने रिमूव किया क्या बन गया, Na+ बन गया। Na+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या, नियॉन 10। अब जब आप इसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, विच इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एल्कली मेटल से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करते हो। इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, एल्कली मेटल्स की ज्यादा है। हम यहाँ डाटा भी देख सकते हैं। सेकेंड का देखो है क्या, सेकेंड का है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। हाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 है ना, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 2 लिखा है ना। तो देखो किसकी ज्यादा है सेकेंड बताओ, एल्कली की एल्कलाइन अर्थ की, ग्रुप 1 की ज्यादा है ना। ऊपर क्या करना है बताओ, ग्रुप 1 की सेकंड ज्यादा है ना ग्रुप 2 से। यहाँ देखो डाटा देख लो, बेरिलियम की कितनी है 1757, सेकंड ही है। लिथियम की देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड नहीं दी हुई, यहाँ दी हुई है नहीं, यहाँ सेकंड दी नहीं हुई। कोई बात नहीं, ज्यादा होती है लेकिन डाटा नहीं दिया एनसीईआरटी में, कोई बात ठीक है ना। चलो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, ग्रुप 2 की। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, ग्रुप 1 की। ठीक, फिर है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयोनिक साइज डाउन द ग्रुप। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब आप किसी आयन को वाटर में डालते हो तो उसकी कितनी हाइड्रेशन होती है और कितनी एनर्जी उससे रिलीज होती है ना। तो इनका साइज क्या है, सबसे छोटा बेरिलियम 2+ है, उससे बड़ा मैग्नीशियम 2+, देन कैल्शियम 2+ एंड सो ऑन। चार्ज तो सब में 2+ है, लेकिन बेरिलियम 2+ छोटा है, इसलिए चार्ज डेंसिटी बेरिलियम 2+ की ज्यादा है। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ, वाटर सराउंड करेगा है कि नहीं, वाटर सराउंड करेगा, वाटर का ऑक्सीजन इसकी तरफ रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज जस्ट लाइक मिनी बॉन्ड फॉर्मेशंस, और इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन किसकी ज्यादा है बताओ, जो छोटा है, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी का ऑर्डर ये है, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस हैव मोर चार्ज डेंसिटी देन एल्कली मेटल आयंस। ये तो चलो हमने डाउन द ग्रुप कंपेयर किया,
कि डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं एल्कलाइन अर्थ और एल्कली मेटल आयंस को। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस में तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, एल्कली मेटल आयन में यूनी पॉजिटिव था। लिथियम लिथियम प्लस बनता है ना, बेरिलियम बेरिलियम 2 प्लस बनता है, तो इसमें चार्ज ज्यादा हो गया ना, चार्ज डेंसिटी भी इसमें ज्यादा हो गई, इसमें कम है चार्ज, चार्ज डेंसिटी भी कम है, तो हाइड्रेशन ज्यादा किसकी होगी, ग्रुप 2 के आयंस की या ग्रुप 1 के आयंस की? ग्रुप 2 के आयंस की हाइड्रेशन ज्यादा होगी क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है उनपे। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल आयंस, ठीक है। 10 कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड की ज्यादा होती है। एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं उसके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में, जैसे MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स नहीं बनाता, सिर्फ ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी अच्छी खासी होती है, बाकी तो बनाता ही नहीं, हमने देखा था कल। लेकिन ग्रुप 2 में ये लोग बनाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। क्लियर? अपीयरेंस, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सिल्वरी वाइट होते हैं, कलर क्या है इनका, सिल्वरी वाइट, लस्ट्रस चमकते हैं ये, रिलेटिवली सॉफ्ट। आयरन से कंपेयर, नॉर्मली मेटल दिमाग में सोचते हैं तो सॉलिड आता है, ठोस आयरन हो गया है ना, पर ये सॉफ्ट होते हैं, उतने ठोस नहीं होते। बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स, अगर आप ग्रुप 2 के मेटल्स को कंपेयर करोगे ग्रुप 1 से वो ज्यादा हार्ड होते हैं। ओके, बेरिलियम और मैग्नीशियम अपीयर समवट ग्रेइश, बेरिलियम और मैग्नीशियम कुछ ग्रेइश टिंज होता है उनमें। ओके, तो ये हार्ड होते हैं, क्यों हार्ड होते हैं देखो, उसका हम मेल्टिंग पॉइंट में मेटेलिक लैटिस में बात करेंगे। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point of these metals are higher than corresponding alkali metals। देखो ग्रुप 2 के जो मेटल्स है वो ग्रुप 1 से हार्ड होता है, अभी बोला ना, हार्ड का मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा होगा। क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एक तो उनका साइज छोटा होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये। मेटेलिक बॉन्ड हमने देखा था क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड, तो यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। देखो मैं एग्जांपल लूंगा, सोडियम और मैग्नीशियम की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज सोडियम, दिस इज मैग्नीशियम लैटिस। 2+ दिखा रहा हूँ मैं। एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, सोडियम का क्या होता है, नियॉन 10 3s1। नियॉन 10 को हमने बोला, नियॉन 10 मतलब Na+ ही होता है ना। दिस इज कॉल्ड कर्नल, कर्नल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हटा दो, बाकी जो बच गया वो कर्नल है। सो ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल को रिप्रेजेंट करता है, और एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, सब जगह मूव कर सकता है पूरे 3 डायमेंशन में। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी, है ना। इलेक्ट्रॉन सी क्या करता है, ग्लू की तरह इन ऑपोजिट चार्जेस को बांध के रखता है, दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, मैग्नीशियम क्या होता है, नियॉन 10 3s2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये डाई पॉजिटिव आयन रिप्रेजेंट मैग्नीशियम 2+, कर्नल है ये, कर्नल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है इन इंटायर लैटिस। तो ज्यादा बाइंडिंग फोर्स कहाँ है बताओ, ग्रुप 2 में या ग्रुप 1 में? बाइंडिंग फोर्स, हाँ
कहाँ ज्यादा है? ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में बाइंडिंग फोर्स ज्यादा है, इसलिए हार्ड है ग्रुप 1 से रिस्पेक्टिव पीरियड में, और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा है। समझ में आई बात? फिर क्या है? वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इज नॉट सिस्टमेटिक फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो वेरिएशन है वो सिस्टमेटिक नहीं है। देखते हैं, देखो देखो मेल्टिंग पॉइंट, बेरिलियम से मैग्नीशियम कम हो गया, मैग्नीशियम से कैल्शियम बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट में बस मैग्नीशियम का ही है जो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, डाउन द ग्रुप कम ही हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम का एक्सेप्शन है बीच में। बॉइलिंग पॉइंट देखो, कम हो गया फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। तो ट्रेंड मतलब रेगुलर नहीं है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में। देखा जाए तो कैल्शियम का फॉलो नहीं कर रहा, पर देखो कम तो हुआ, बट कैल्शियम ने फॉलो नहीं किया, कैल्शियम इंक्रीज हुआ। सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में आपको याद कर रखना है कि ग्रुप 2 का मेल्टिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ग्रुप 1 से ज़्यादा होता है, वो हार्ड होते हैं ग्रुप 1 से, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है उसमें। और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड डाउन द ग्रुप 2 का जो है वो रेगुलर नहीं है। इतनी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्लेम कलर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये कौन सा कलर देते हैं जब आप इनको फ्लेम में रखते हो? कैल्शियम देता है ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम देता है क्रिम्सन, बेरियम देता है एप्पल ग्रीन। याद रखना है, डार्क रेड टाइप होता है। ठीक है ना? सो ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर याद रखना। तो ये जब आप इनको फ्लेम में रखते हो, ये ना फ्लेम टेस्ट है इनका लेबोरेटरी में, ठीक है? कैल्शियम ब्रिक रेड देता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन, बेरियम एप्पल ग्रीन। ओके, क्यों होता है ये कलर, क्यों आता है? क्योंकि जब आप इनको फ्लेम में रखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं, एनर्जी पाके वो हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाते हैं। व्हेन दे ड्रॉप बैक टू ग्राउंड स्टेट, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो एक फोटोन रिलीज करते हैं, एनर्जी। फोटोन मतलब लाइट का फोटोन, एनर्जी रिलीज करते हैं। वो विजिबल रेंज में आता है, इसलिए आपको लाइट दिख जाती है, विजिबल लाइट दिख जाती है। ओके, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तो कलर इंपार्ट करते हैं, लेकिन कौन नहीं करता? बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये कलर इंपार्ट नहीं करते फ्लेम को। अगर आप इनको फ्लेम में रखोगे तो आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। रीजन क्या है? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। ओके, तो टू गेट एक्साइटेड बाय फ्लेम, इनको एक्साइट करना आसान नहीं है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड है, इनको एक्साइट करना आसान नहीं है। अगर आप बहुत हीट करते हो, टेम्परेचर हाई करते हो, तो एक्साइट हो भी जाएंगे ये, लेकिन एक्साइट होकर जब रिटर्न करेंगे तो फिर ये अल्ट्रा वॉयलेट में चले जाएंगे, आपको दिखेगा नहीं, विजिबल रेंज में नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी आप दे रहे हो ना उसको एक्साइट करने के लिए। ठीक है बात है? सो इसलिए ये बात याद रखनी है, बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर इंपार्ट नहीं करते फ्लेम को। ठीक है ना? डू नॉट इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। द फ्लेम टेस्ट फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम is helpful in their detection in qualitative analysis and estimation by flame photometry। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें हमको ये पता करना होता है कि जो आपके सामने चीज रखी है ये है क्या, व्हाट इज दिस थिंग। ठीक है ना? हाउ मच इज क्वांटिटेटिव, व्हाट इज दिस इज क्वालिटेटिव। तो फ्लेम कलर से पता चल जाता है। ठीक है ना? अगला है कंडक्टिविटी। Alkaline earth metals like those of alkali metals have high electrical conductivity and thermal conductivity which are typical characteristics of a metal। इलेक्ट्रिसिटी और हीट तो ये कंडक्ट करते हैं, ये मेटल्स हैं। सिंपल पॉइंट है ये तो, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, तो इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, alkaline earth metals are less reactive than alkali metals। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ग्रुप 1। ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है।
ठीक है ना। The earth metals नहीं है, alkali metals है, इसलिए group 1। तो हाँ, ग्रुप 1 के मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो यूनिपॉजिटिव आयन ज़्यादा आसानी से बनाते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। देखो, जब भी ये एल्कली मेटल्स हों चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, जब भी रिएक्ट करते हैं, हाउ डू दे रिएक्ट? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बेरिलियम कैसे रिएक्ट करेगा? बेरिलियम 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता रहता है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती रहती है, इसलिए डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? ओके, सो देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर। बेरिलियम और मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर because of formation of an oxide film on their surface। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है? वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनकी सरफेस पे क्या बन जाता है? एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। समझ में आई बात? बेरिलियम मेटल है, इसके आसपास, ये बेरिलियम मेटल है, इसके आसपास किसका लेयर बन जाएगा? बेरिलियम के ऑक्साइड का। सेम ये मैग्नीशियम मेटल है, इसके आसपास किसका लेयर बन जाएगा? मैग्नीशियम के ऑक्साइड का। तो ये लेयर जो है ये बाहर जो ऑक्सीजन है उससे कट ऑफ कर देगा इस मेटल को। समझ में आई बात? तो इसलिए फर्दर रिएक्शन नहीं होती, ऐसी वाटर से भी कट ऑफ कर देगा इसे। ओके, हाउएवर, लेकिन पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर। अगर आप इसका पाउडर ही बना दोगे फिर ये एयर के साथ बर्न करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है तो ये ऑक्साइड और नाइट्राइड बना लेगा। अब इसका फॉर्मूला गैस करना तो बहुत आसान है। बेरिलियम 2+ होता है, ऑक्साइड में O 2- होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके BeO ही बनेगा ना। नाइट्राइड का बेरिलियम 2+ है, नाइट्राइड N-3 आयन होता है, फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके Be3N2 यही बनेगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये नाइट्राइड और ऑक्साइड बना लेगा पाउडर। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो बर्न करता है डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर। ये आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं डेजलिंग लाइट, वाइट लाइट डेजलिंग, तो डेजलिंग ब्रिलियंस। हाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। ओके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर रेडिली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। देखो, एयर के साथ ये सारे मेटल्स ही क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड और नाइट्राइड। देखो 2 मेटल प्लस O2 ऑक्साइड, 3M प्लस N2 नाइट्राइड, सारे बना रहे हैं नाइट्राइड और ऑक्साइड। बस बेरिलियम और मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है ना। दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीज विगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो देखो, पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना ये सारे, और हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं और डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। समझ में आई बात? वाटर के साथ ही हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, एयर के साथ ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं। बस बेरिलियम और मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में उनके ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ जाता है तो वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करते। तो और किसी लिक्विड अगला बता दो। reactivity towards halogens। All the alkaline earth metals combine with halogens at elevated temperatures forming their halides। तो ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हैलाइड बनाते हैं, सिंपल। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 twice BeF4 is best route for preparation of BeF2 and BeCl2। तो इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन से BeF2 और फिर आप
ये रिएक्शन करके BeCl2 बना सकते हो। तो ये BeF2 और BeCl2 का एक सेपरेट रिएक्शन है जो याद करना। ओके, ये रिएक्शन याद करना है। अगला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। All the elements except beryllium combine with hydrogen upon heating to form hydride MH2। तो हाइड्रोजन के साथ कौन कौन रिएक्ट, बस बेरिलियम नहीं रिएक्ट करता, बाकी सारे रिएक्ट करके हाइड्राइड बना देते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बना देगा इस तरह से, ठीक है। Beryllium hydride, however, can be prepared by reaction of beryllium chloride and lithium aluminium hydride। बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जब आप रिएक्शन करते हो तो बेरिलियम हाइड्राइड बन जाता है। बाकी हाइड्राइड तो आप डायरेक्ट रिएक्शन करके कर सकते हो, मेटल और हाइड्रोजन का। बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है तो बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवाना है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद करना। फिर क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद एसिड्स लिबरेटिंग हाइड्रोजन। ये तो हम जानते ही हैं, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। ये तो जूनियर क्लासेस में किया है हमने, तो सेम रिएक्शन है, रिड्यूसिंग नेचर। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना ग्रुप 2 के मेटल्स, तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएंगे ही ना, तो जहां जाएंगे वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा। सो दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर। Alkali metals भी reducing in nature थे because they were electropositive. Like alkali metals, alkaline earth metals are strong reducing agents. However, their reducing power is less than those of corresponding alkali metals. तो alkali metals मतलब ग्रुप 1 के metals और alkaline earth metal ग्रुप 2 के metals, कौन better reducing agent है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है ग्रुप 1। रीजन, रिड्यूसिंग एजेंट वो बेटर होगा जो ज्यादा आसानी से लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ज्यादा आसानी से ग्रुप 1 लूज करता है, अभी तो हमने बताया। ग्रुप 2 वाला तो टाइटली होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी भी ग्रुप 2 की ज्यादा थी, देखा ना हमने। तो ये इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज नहीं करता, ये इजिली लूज करता है, तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। Beryllium has less negative value compared to other alkaline earth metals. However, its reducing nature is due to large hydration energy associated with small beryllium 2 plus ion. देखो कहाँ है इनका रिडक्शन पोटेंशियल, देखो बेरिलियम का क्या है, इनमें लीस्ट नेगेटिव है, लीस्ट नेगेटिव है ना ये, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट नेगेटिव है। मतलब बेरिलियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव बेरिलियम, ये है ना 2 प्लस से m बन रहा है, इसका पोटेंशियल कितना -1.97, ये लीस्ट है इसमें, ठीक है ना। मतलब क्या, बेरिलियम से बेरिलियम 2 प्लस इलेक्ट्रॉन बनने का ये 1 प्लस 1.97 है। लीस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है यहाँ पे, ये बात समझो, दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप इनको नेगेटिव साइन को हटा दोगे तो ये सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें बेरिलियम की सबसे कम है, वो तो रिफ्लेक्ट हो ही रही है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, आप जानते हो ना, है ना। और दूसरा क्या बात बोल रहा है कि बेरिलियम 2 प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। देखो जब आप किसी भी मेटल को रिडक्शन पोटेंशियल उसका मेजर करते हो तो वो एक्वस सोल्यूशन में करते हो, तो एक्वस सोल्यूशन में तो बेरिलियम 2 प्लस हाइड्रेट हो जाएगा ना, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि इसका रिडक्शन, कि इसका ऑक्सीडेशन ऐसे हो जाता है, प्लस 1.597 है। ओके, यही लिखा है। रिड्यूसिंग नेचर क्यों है,
हाइड्रेशन मतलब देखो रिड्यूसिंग नेचर क्या था, ये पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसका पोटेंशियल कितना था, +2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, +1.97, इस रिएक्शन का +1.97 था ना भाई, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, तो आप रिड्यूसिंग नेचर है ये। तो रिड्यूसिंग नेचर क्यों है, बिकॉज बेरिलियम 2+ इज हैविली हाइड्रेटेड, ये हैविली हाइड्रेट हो जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके ओके, फिर क्या, बेरिलियम 2+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसकी लार्ज वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, एटोमाइजेशन की इंथैल्पी है इसमें। देखो मुझे ना लग रहा है आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। सिर में दर्द हो रहा है मेरे को। ये देखो, ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल है ना, मैं सिर्फ दो का कंपेयर कर रहा हूँ, बेरिलियम और मैग्नीशियम का, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, +1.97। मैग्नीशियम का देखो, अब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, +2.36। ज्यादा कौन है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, बेरिलियम का कम है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बताए गए हैं, पहला पॉइंट बताया गया है कि व्हाई इज बेरिलियम रिड्यूसिंग इन नेचर। ओके, बेरिलियम रिड्यूसिंग इन नेचर इसलिए है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, हेंस इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज बेरिलियम 2+ इज स्मॉल एंड इट इज हैविली हाइड्रेटेड, तो आसानी से बन जाता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। एक बात तो ये है, दूसरी बात उसने कंपेयर किया है बेरिलियम और मैग्नीशियम एंड अदर मेटल्स को, यहाँ पे कंपैरिजन किया है, उसमें बोल रहा है कि बेरिलियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है, देखो यहाँ पे सबसे कम है ना, क्यों सबसे कम है, बिकॉज इसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा है, ये बात समझते हैं। देखो बेरिलियम सॉलिड है, ओके, बेरिलियम सॉलिड से पहले आपको बेरिलियम गैस बनाना पड़ेगा, एटम बनाने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यहाँ आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, गैस बन गया, अब आपको आयोनाइज करना पड़ेगा, आयोनाइज करके बेरिलियम 2+ गैस बनाना पड़ेगा, यहाँ भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, फिर बेरिलियम 2+ गैस से बेरिलियम 2+ एक्वस बनेगा, अब ये हाइड्रेट हो गया है, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, तो बिकॉज इन दिस स्टेप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसलिए बन जाता है, पर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बाकियों के कंपैरिजन में इसका जो पोटेंशियल है वो कम है, ये बात बताई जा रही है, समझ में आई बात है। देखो पढ़ के देखो, रिड्यूसिंग नेचर मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्यों है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम 2+, और रिलेटिव, एंड दूसरी बात शुरू हो गई, रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटम, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मेटल, तो लार्ज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होने से ना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं है जितना बाकियों का, समझ में आई बात, ठीक है समझ में आ गई। अगला देखो, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, जैसे एल्कली मेटल्स होते हैं ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल भी लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं, और सोल्यूशन का कलर क्या होता है, डीप ब्लू ब्लैक। वो डीप ब्लू ब्लैक क्यों होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है ना। देखो ये एग्जांपल, मैग्नीशियम को आप तोड़ लो, मैग्नीशियम 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, नाउ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी, दिस इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, पॉजिटिव चार्ज के आसपास कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन घेरेगा इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिएशन, अमोनिया का घेर लेना क्या है, अमोनिएशन, तो अमोनिया घेरेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इनको कौन घेरेगा, हाइड्रोजन, H ना, H ही घेरेगा ना, H घेरेगा, क्योंकि H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिएशन। ये मैंने डायग्राम बना दी, यहाँ पे वो मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया हुआ है, मेटल को X मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ने घेरा है, इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देखो y मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ने घेर रखा है और टोटल x प्लस वाई अमोनिया हो गया। तो ये कोई रिएक्शन नहीं है, समझ में आई बात, सिर्फ अमोनिएशन का प्रोसेस दिखाया है। और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इनका कलर क्या होता है, डीप ब्लू ब्लैक। फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस अमोनिएट्स MnH3 2 प्लस कैन बी रिकवर्ड। तो इन सॉल्यूशंस में से ये x की वैल्यू 6 है ना, ये रिकवर किया जा सकता है, 6 अमोनिया एंड उसके साथ बॉन्ड बना के।